वो दुल्हन के रूप में न जाने कब से खौफजदा बैठी हुई थी। कुछ देर कबल ही उसका निकाह एक ऐसे शख्स से हुआ था जिसे वो जानती भी नहीं थी और उसने कभी इसको देखा भी नहीं था। देखना तो दूर की बात, इसे तो इसका नाम भी निकाह के वक्त मालूम हुआ जब काजी ने इससे इसकी राय पूछी थी। वो इस घर में आ तो गई थी, लेकिन अब इसके साथ आगे क्या सलूक होने वाला था ये खुदा ही जानता था। वो तो बस इतना जानती थी कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो अपने सौतेले भाई के खून बहा में आज एक अनजान शख्स के निकाह में आई थी। सौतेली माँ ने इसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए रिवायतों की भीन चढ़ा दिया था। माँ तो सौतेली थी, लेकिन बाप तो सगा था। दुख तो इसे अपने सगे बाप से पहुंचा था। हालांकि बाप ने दूसरी शादी के बाद उसके सर पर कभी शफकत का हाथ नहीं रखा था, लेकिन फिर भी इसे अपने वालिद से इस जुल्म की तवक्को न थी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, इसने BA किया था, लेकिन ये तालीम भी इसे ना बचा सकी। वो अपनी सोचों में मुस्तगरक के एकदम धड़ाम से दरवाज़ा खुला। शामिर अंदर दाखिल हुआ। शामिर ने अपने गिले में पहना हुआ फूलों का हार बेदर्दी से नोच फेंका तो वो देखकर मजीद खौफजदा हो गई। शामिर चलता हुआ उसके करीब आया और इसे बाजू से पकड़कर उठाया। किसने तुम्हें मेरे कमरे में बिठा दिया? निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे भाई के कातिल की बहन हो। शामिर गुस्से से धाड़ा और इसे बाजू से खींचकर दरवाजे तक लाया। वो बेचारी अपनी बेबसी पर मातम कुन थी। इसने दुख और कर्ब के साथ एक नज़र अपने शौहर पर डाली। शामिर सफ़ेद रंग के सूट में सिया रंग का वास्कोट पहने बहुत ही वजी नज़र आ रहा था, लेकिन इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। शामिर ने इसे बाहर बरामदे में पटक दिया। नीचे मिट्टी थी, वो मिट्टी में गिर गई। शामिर, ये क्या तरीका है? इसकी माँ साजिदा ने कहा, जो कि बाहर औरतों के साथ बैठी हुई थी। अम्मा, आपने इसे मेरे कमरे में क्यों बिठा दिया? मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। शामिर ने गुस्से से अपनी माँ से कहा। वहां पर मौजूद औरतों ने दुल्हन की शक्ल की तरफ देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरत से सबको देख रही थी। अपनी झेल सी आंखों और मुड़ी हुई घनी पलकों के साथ वो सबको हैरत से देख रही थी। वो हसन के तमाम हथियारों से लैस थी। धक्का देने की वजह से इसके सिया बाल जूड़े से खिलकर शानों पर बखर कर गए थे। इसका दुपट्टा तो दरवाजे में ही अटक कर उसके सर से उतर चुका था। अम्मा, मैंने अब्बा से कहा था मुझे कातिल की बहन नहीं कातिल चाहिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। शामिर बोला। बेटा, ये हमारा नहीं सरदारों का फैसला था, और सरदारों का फैसला हमें हर हाल में मानना ही था। साजिदा ने कहा। हम सरदारों के नौकर नहीं हैं अम्मा, हम भी अच्छे खासे जमींदार हैं। भिखारी हम भी नहीं है कि किसी के आगे सर झुकाएं। वो चीख कर बोला। बेटा, इसके भाई ने तुम्हारे भाई को जानबूझ कर नहीं मारा, वो गलती से मरा। कोई कबायली झगड़ा तो नहीं था हमारा उन लोगों के साथ, बस एक गलती थी। शामिर की चची सकीना ने कहा। गलती? इसके भाई ने मेरे भाई के सर पर इतनी जोर से डंडा मारा कि वो इसी वक्त जाँ बहक हो गया, और अब कह रही हैं कि ये गलती है। चाची, ये गलती नहीं। शामिर का गुस्सा उरूज पर था। ईमान अभी तक मिट्टी में गिरी पड़ी थी, ना इसे उठने की हिम्मत हो रही थी और ना किसी ने इसे उठाने की जहमत की थी अब तक। ये इसकी शादी की पहली रात थी, जिसके लिए लालकियां हजारों सपने सजाकर अपनी पियादेश सुधारती हैं। इतना बुरा सलूक कोई दुश्मन नहीं कर सकता है, और हाँ, वो दुश्मनों के पास ही आई थी। वहां मौजूद एक खातून को तरस आ गया। वो उठी और ईमान को उठाया। शामिर, थोड़ा खुदा तरसी करो, खुदा के अजाब से डरो। बेटा, इस बिचारी का क्या कसूर है इस सारे मामले में? जरीना ने ईमान को उठाते हुए कहा। बस कर दे जरीना चाची, अगर आपका अपना बेटा इस तरह मारा गया होता तो आप ऐसा न कहती। शामिर कहता हुआ बाहर निकल गया। जरीना ने ईमान को दूसरे कमरे में चारपाई पर बिठा दिया। देखो बेटा, इस वक्त शामिर बहुत गुस्से में है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका गुस्सा कम हो जाएगा। वो तुम्हारा शौहर है, तुमसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता, और तुम हो ही इतनी ज्यादा खूबसूरत कि वो किसी ना किसी दिन तुम्हारी मोहब्बत में जरूर गिरफ्तार हो जाएगा। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, जरीना ने प्यार से समझाया। लेकिन ईमान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो खौफ से इस कदर कांप रही थी कि इसे कोई होश ही नहीं था। जरीना इसे कमरे में बिठाकर चली गई। इसे किसी ने पानी और खाने तक का न पूछा था। उसका गला खुश्क हो रहा था। इसे पानी की अशद जरूरत थी। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे इसे चक्कर आ रहे थे। काफी देर के बाद सकीना को एहसास हुआ तो ईमान के लिए खाना लेकर आई। लड़की, खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हम भी इंसान हैं, जालिम नहीं है। जुल्म तो हमारे खानदान के साथ हुआ था, पर खैर अब हिसाब बराबर हो गया, सकीना ने कहा।
सकीना के जाने के बाद इसने नवाला मुंह में लिया तो जिंदगी का एहसास हुआ। भूख बहुत बुरी चीज है। खाना खाने के बाद इसमें कुछ तवानाई आई। पानी भी सामने पड़ा था, इसने पी लिया। अब वो सोच रही थी कि क्या इसे आज रात इस कमरे में अकेले सोना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ एक चारपाई रखी हुई थी और एक लिहाफ था। शामिर के कमरे में सोने से ज्यादा इसे यहाँ सोना बेहतर लग रहा था। इसके दिल में शामिर का खौफ आज से ही बैठ गया था। इस तरह का सलूक तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता है, जैसा इसके शौहर ने इसके साथ किया। शामिर की जगह अगर कोई और होता तो आज ईमान की हमराही पाकर हवाओं में उड़ रहा होता, क्योंकि वो थी इतनी प्यारी, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई। वो सोचती सोचती सो गई। सुबह सवेरे साजिदा ने आकर इसे उठाया। उठो बीबी, काम पर लग जाओ, मैं अकेली औरत हूँ। इस दिन के इंतजार में थी कि बहू आएगी तो सारा घर संभाल लेगी। बहू भी आई तो ऐसे शख्स की बहन जिसने मेरी कोख उजाड़ दी। उठो अब काम पर लग जाओ, कोई मनचाही दुल्हन नहीं हो तुम जो इस तरह पड़ी हुई हो। साजिदा कह के बाहर निकल गई। वो अपना भारी भरकम फराक संभालते हुए उठी जो उसकी शादी का जोड़ा था। रात इसे लिबास तब्दील करने का मौका नहीं मिला था। उसके कपड़ों का छोटा सा बैग शामिर के कमरे में था। अब इसे हर हाल में ये लिबास तब्दील करना था, क्योंकि इस भारी भरकम जोड़े के साथ वो काम नहीं कर सकती थी, और उस काम के लिए इसे शामिर के कमरे में जाना था। वो यकीनन इस वक्त सो रहा होगा। ईमान बेहद खौफजदा थी। वो उठी और आराम से इसके कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में अंधेरा था। थोड़ी देर बाद खिड़की से आने वाली हल्की सी रोशनी में बैग नजर आ गया। शामिर बेड पर सो रहा था। वो आराम से चलती हुई बैग तक आई। उसकी पूरी कोशिश यही थी कि शामिर की नींद खराब ना हो। अगर वो जाग गया तो ईमान की शामत आ जानी थी। इसने आराम से बैग उठाया और कमरे से बाहर आ गई। दिल में शुक्र अदा किया कि शामिर की नींद खराब नहीं हुई थी। वो बैग उठाकर वापस इसी कमरे में चली आई जहां इसने रात गुजारी थी। इसने एक जोड़ा निकाला और पहन लिया। फिर बाहर आई जहां घर के बाकी अफराद चाय पीने में मशगूल थे। वो उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। साजिदा इसकी सास है, वो इतना जान गई थी। बाकी दो लड़कियां बैठी हुई थीं और एक लड़का, और सकीना जो कि इसके शौहर की चची थी। झाड़ू उठाओ और सफाई शुरू करो, वहां पर मौजूद एक लड़की ने इसे आर्डर दिया। वो लड़की सफिया थी, उसकी छोटी नंद जिसकी उम्र 16 साल थी। मैं सफाई शुरू करती हूँ, चाय पीने के बाद अगर चाय ना पी तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा और फिर मुझसे कोई काम नहीं होगा, ईमान ने डरते हुए कहा। पीछे से शामिर भी आ गया। इसने सुन लिया। कोई जरूरत नहीं है, चाय पीने की, सफाई करो, इसकी दूसरी नंद आफिया बोली। शामिर आराम से चलता हुआ बाहर चारपाई पर आकर बैठ गया। इसने एक नज़र ईमान पर डाली। वो अब गुलाबी काटन का सूट पहन हुए थी। चेहरे पर मेकअप के मिटे मिटे असरात थे। सिया लंबे बाल एक शाने को झोल रहे थे। शामिर एक पिल को खोसा गया। इसकी सबसे खास बात इसकी घनी पलकें थी जो ऊपर को मोड़ी हुई थीं। इसकी झील सी आंखें और घनी पलकें इसके चेहरे का सबसे नोट किया जाने वाला हिस्सा थीं। दे दो चाय, इसे शामिर ने कहा तो ईमान हैरान हुई। शामिर की बात पर ईमान ने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इसके लिए नरम पड़ गया है। वो तो सोचती थी कि वो इसे चाय भी पीने नहीं देगा। इसकी छोटी नंद आफिया ने इसे चाय की प्याली दी। वो बैठकर पीने लगी। वो चारपाई पर बैठी हुई थी। शामिर इसे ही देख रहा था। चाय पीने के बाद शामिर घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बाहर ही रहा। ये इसके रोज का मामूल था। वो सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था। बाज औकात तो खाना भी बाहर किसी दोस्त के घर खा लिया करता था और डेरे पर ही सो जाया करता था। लेकिन आज ना जाने कौन सी कशिश शाम को जल्दी इसे घर ले आई। गांव में खाना जल्दी बन जाता था, इसलिए मगरिब तक सब खाना खाकर फारिग हो चुके होते थे और जल्दी सो जाया करते थे। लेकिन आजकल मोबाइल और इंटरनेट का दौर था। गांव के लड़के सारी सारी रात मोबाइल में नेट चिल्लाते थे, इसलिए वो अब देर से सोने लगे थे। शामिर भी सारी सारी रात डेरे पर दोस्तों के साथ बैठा रहता और देर तक मोबाइल में इंटरनेट चलाता। रात का खाना खाते ही वो निकल जाता और फिर बहुत देर से घर आता था। आज भी वो खाना खाने के लिए आया। इसका गुस्सा कदर कम था आज। अब फिर शायद ये ईमान के हसन का असर था जिससे मुतासिर हुए बगैर वो नहीं रह सका। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आया। फिर कुछ सोच कर ईमान के पास गया जो दूसरे कमरे में चारपाई पर अकेले बैठी हुई कुछ सोच रही थी। मेरे कमरे में आओ, शामिर ने ईमान को कहा और अपने कमरे में चला गया। ईमान की तो जैसे सुनकर जान ही निकल गई। वो कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम मन मन के हो रहे थे। वो सोच रही थी ना जाने क्या बात है, कहीं वो से फिर से मारने ना लग जाए इसे।
वो कमरे के अंदर आई जहां शामिर अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। इसे देखकर वो इसके करीब आया और दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगा दी। ईमान हैरत से देख रही थी। शामिर उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसके नकूश देखने लगा। इसकी पलकें झुकी हुई थीं और बहुत घनी और खूबसूरत थीं, लेकिन खौफ के मारे इसकी पलकें भी लरसती रही थीं। फिर शामिर की नज़र उसके बालों पर गई जो एक शाने को ढलके हुए थे। इसके बाल बहुत खूबसूरत और लंबे थे। शामिर ने इसके आगे की एक लट अपने हाथों में ली तो इसने नज़र उठाकर शामिर को देखा। ईमान हैरत से इसे देख रही थी, सोच रही थी कि क्या वो नर्म पड़ रहा है। वो खौफज़दा तो बहुत थी, लेकिन अंदर अंदर इसे इत्मीनान भी आ रहा था। शामिर शायद इसे बीवी के रूप में कबूल करने लगा है। शामिर ने इसका हाथ पकड़ा और इसे बेड तक ले आया, इसे बिठाया और इसे देखने लगा। इसने अपनी जिंदगी में इतनी हुसैन लड़की नहीं देखी थी, लड़की भी वो जो इसके लिए जायज़ थी। हुसैन तो बहुत हो, शामिर ने इसकी आंखों में झांक कर कहा। ईमान रिवायती बीवी की तरह दिल ही दिल में इस तारीफ पर खुश हुई थी। इसकी पलकें अभी भी झुकी हुई थी और शामिर बस इसके हसन में हैरान होकर रह गया था। पढ़ी लिखी हो? शामिर ने पूछा तो ईमान ने इस बात में सर हिलाया। कितना? इसने अगला सवाल किया। ग्रेजुएट हूँ, प्राइवेट BA किया है, ईमान लरसती हुई आवाज में कहा। शहर में रहती थी? शामिर ने पूछा। शहर में छोटी सी कॉलोनी थी, वहां के मकामी स्कूल और कॉलेज से तालीम हासिल की, ईमान ने बताया। वो अब कदरे पुरसुकून थी। कल जो हुआ इसके लिए मुआफ़ी चाहता हूँ, बस गुस्सा आ गया था, शामिर ने कहा। तो वो हैरान हुई, इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी गलती तस्लीम कर रहा है, इसे मुआफ़ी भी मांग रहा है। कोई बात नहीं, ईमान ने कहा। गुस्सा तो अभी भी उसके दिल में बहुत था, लेकिन उसने अभी अपना गुस्सा एक तरफ रख दिया था। हर मर्द की तरह वो भी एक औरत के हसन पर फिदा होने लगा था। हसन एक वाहिद हथियार था ईमान के पास। शामिर ने इसे अपने हिसार में लिया कि अचानक इसका फ़ोन बजा। कहाँ है यार? यहाँ पर महफिल जिमी हुई है, हम सब दोस्तों ने चाय बनाई है, इंटरनेट भी चल रहा है, आ जाओ गुपशप लगाते हैं, बहुत मज़ा है, आग भी जलाई हुई है, आगे से इसके दोस्त कासिम ने कहा। शामिर ने एक नज़र ईमान को देखा और सोच में पड़ गया। तुम लोग इंजॉय करो, मैं आज नहीं आ सकता, शामिर बोला। अगर आज नहीं आए ना तो बस हमारी दोस्ती ख़त्म, फिर कभी मत आना, कासिम ने कहा। अच्छा अच्छा ठीक, आता हूँ, शामिर ने कहा और उठकर खड़ा हुआ। मैं इसे देखा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो कहता हुआ बाहर निकल गया और ईमान ने लंबी सांस ली। शामिर के जाने के बाद वो उठी और आईने में अपना सरापा देखा, फिर एकदम से इसने अपने बिखरे बाल बनाए, अपना हुलिया दुरुस्त किया, सुबह वाला मेला कच्चीला लिबास तब्दील किया जो कि सारा दिन काम करने और कपड़े धोने की वजह से मेला हो गया था। मेकअप की इसे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी इसने हल्का सा मेकअप किया और मुतमईन थी कि शामिर उसका होने वाला है। इसने सोचा कि वो सारी जिंदगी शामिर की खिदमतें करेगी, इसे अपना बना लेगी, इसको इतनी मोहब्बत देगी कि वो सारी नफरत भूलकर उससे मोहब्बत करने लगेगा और फिर उसकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसकी जिंदगी अब फिर से जहन्नम भरने वाली है। शामिर डेरे पर आया जहां सर्दी की वजह से इसके दोस्त आग जलाकर बैठे हुए थे और चाय की केतली आग में ऊपर रखी हुई थी। ये गांव का आम डेरा नहीं था, ये लड़कों ने अपने लिए खास डेरा बनाया था जहां पर सिर्फ ये लड़के ही रात गुजारते थे। आ गया हमारा यार, कासिम ने इसे देखकर दूर से आवाज लगाई। वो आकर सबके साथ बैठ गया। वैसे ये बता तो आज रह कहाँ गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने भाई के कातिल की बहन के पास चला गया था? कासिम ने कहा तो शामिर ने उनसे नजरें चराईं। देखा देखा, ये नजरें चरा रहा है, इसका मतलब ये अपनी नई नवीली दुल्हन के पास था, फरीद ने कहा। क्या ये सच है शामिर? कासिम ने पूछा तो शामिर ने इस बात में सर हिलाया। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश, वाह क्या बदला लिया है अपने भाई का, एक रात में अपने भाई का खून भूल गया। तुझ जैसे बहादुर लड़के से ये तवक्को नहीं थी कि एक लड़की के हसन के आगे एक दिन में हार मान जाएगा, तो भी निकला ना वही कमजोर मर्द, कासिम ने गुस्से से कहा। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस, शामिर ने बहाना बनाया। बात यह है कि तुम तो बस इसके हसन पर फिदा हो गए और सब कुछ भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहूंगा, कासिम ने कहा। कौन सी बात? शामिर ने कहा। देख मेरे भाई, उन लोगों ने एकदम से खून बहा में पैसे देने की बजाय अपनी बेटी दे दी। आखिर कोई तो चक्कर जरूर है, ये भी हो सकता है कि इस लड़की का कहीं पहले ही किसी के साथ चक्कर था और फिर बदनामी के खौफ से उन्हें मौका मिल गया अपनी इज्जत बचाने का और तेरे सर पर थोप दिया इसे। वरना मुझे बताओ, कौन अपनी बेटी इस तरह से इतनी आसानी से दे सकता है किसी को?
लोग तो अपना सर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन ये कैसे बाप और भाई थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन की कुर्बानी दे दी। यकीन बेगैरत लोग हैं। ऐसा ना हो कि वो किसी और का गुनाह तेरे सर पर डाल रहे हो। पहले इस लड़की का किरदार तो चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और का गुनाह तुझे पालना पड़ जाए। अभी कुछ महीने इससे दूर रहा, कासिम ने कहा तो वो सोच में पड़ गया। हाँ यार, कासिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हामिद ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी। शामिर बोला, चल आगे एहतियात करना, ये ले चाय पी। हामिद ने चाय की प्याली भर कर उसकी तरफ बढ़ाई। वो चाय लेकर पीने लगा। अभी भी इसकी आंखों के सामने ईमान का चेहरा आ रहा था। सब दोस्त बातों में मशगूल हो गए, उधर की बातें करने लगे, लेकिन शामिर आज कहीं खोया खोया लग रहा था। इसे दोस्तों की ये महफिल हमेशा से अच्छी लगती थी और उसका यहाँ से उठने को भी दिल नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज इसका इस महफिल में दिल नहीं लग रहा था। शायद वजह ईमान थी जो उसके इंतजार में बैठी थी। वो इससे कहकर आया था कि थोड़ी देर में आता हूँ। ईमान इसका इंतजार करते करते यूं ही बेड पर सो गई। वो देर से वापस आया। दरवाज़ा खिलने की आवाज़ पर ईमान एकदम से जाग उठी और उठकर सीधी बैठ गई। शामिर ने देखा इसने अपना लिबास तब्दील किया हुआ है और मेकअप भी। वो पहले से ज्यादा हुसैन लग रही थी। फिर अचानक शामिर को कासिम की बातें याद आई। तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, इसने ईमान से कहा और बत्ती बुझाकर बेड पर लेट गया और कंबल अपने ऊपर तान दी। ईमान अब अंधेरे कमरे में हैरत ज़दा बैठी हुई थी। ईमान मायूस होकर दूसरे कमरे में चली गई। एक उम्मीद जो उसके दिल में थोड़ी देर पहले जागी थी कि इसका घर सही से बस जाने वाला है, वो उम्मीद टूट गई थी। वो चुपचाप उठकर चारपाई पर लेट गई। अब इसके आंसू उसके गालों पर रवां थे। पता नहीं थोड़ी देर में क्या हो गया, क्या बाहर किसी ने कुछ कह दिया उनको, जो इस तरह से एकदम बदल गए। ईमान ने खुद से कहा, वनी में आई हुई लड़की को इतने ख्वाब नहीं देखने चाहिए। शायद वो फिर बोली। वो सोचते सोचते और आंसू बहाते बहाते सो गई। सुबह की पहली किरण इस कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो इसकी आंख खिली। वो चुपचाप से उठ गई और बाहर आई। बाहर एक ही जगह थी जहां पर पानी वाला नलका लगा हुआ था। हर कोई वहां पर ही मुंह धोता था। इसी जगह को नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। नलके के साथ एक पानी का मोटर भी लगा हुआ था, लेकिन पानी की मोटर को सिर्फ नहाने के लिए और फूलों को पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाकी मुंह धोने के लिए, नमाज के लिए, वुजू करने के लिए नलका ही इस्तेमाल होता था। नलके के चारों अतराफ में दीवार बनी हुई थी और दरवाजे की साइज का हिस्सा खुला हुआ था जहां पर चादर टंगी हुई थी। वो वहां तक आई तो शामिर भी जाग गया और वो भी वहां मुंह धोने के लिए आया। इसने देखा ईमान पहले से खड़ी वहां मुंह पर पानी के छींटे मार रही है। दोस्तों की बातों की वजह से इसका दिल ईमान से एकदम से ही उचाट हो गया था और तबीयत में बेजारी वाज़े दिखाई दे रही थी। ईमान ने इसे देखा तो पानी गिराना शुरू किया था कि वो मुंह धो सके। हटो, मैं खुद कर लूँगा, शामिर ने गुस्से से कहा तो ईमान वहां से चली गई। फिर वो मिट्टी से बने चूल्हे के करीब आई जहां चाय रखी हुई थी। बाकी सब भी वहां बैठ के चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद ईमान ने झाड़ू उठाया और सफाई शुरू की। इसे मालूम था कि इसको ये काम करने के लिए कहा जाएगा, इसीलिए इसने किसी के कहने से पहले ही झाड़ू उठा लिया। शामिर चाय पीने के बाद बाहर निकल गया तो ईमान को मायूसी हुई। लड़की, अब झाड़ू की जान छोड़ भी दो और आटा गूंधो, पराठे पकाओ, उसकी सास ने कहा। इसने झाड़ू रख दिया और आटा गूंधने के लिए सामान इकट्ठा किया। गांव में सवेरे हैन खाना खाया जाता था, इसलिए सवेरे ही दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर देते थे। ईमान ने लकड़ियां तोड़कर आग जलाई। वो गांव में रह चुकी थी, इसलिए इससे गांव के सारे काम आते थे। पराठे पकाने के बाद वो उठी तो इसके कमर में बहुत दर्द होने लगा। एक तो झाड़ू दी, ऊपर से इतनी रोटियां पकाईं। उसकी दोनों नंद सिर सापटू में निकल गई, कभी उसके घर कभी उसके घर। उन दोनों की काम से छठी हो चुकी थी। ईमान थकन की वजह से हलकान हो गई और कमरे में जाकर लेट गई चारपाई पर। ये लोग अच्छे खासे जमींदार थे। उनका घर भी बड़ा और पक्का था। घर में काफी कमरे थे, फर्श भी लगी हुई थी और रंग और रोगन भी था। घर थोड़ा शहर का सा तासुर दे रहा था। बहुत खूबसूरत फूल दीवार के साथ लगे हुए थे। सोलर सिस्टम की तमाम तर सहूलियात घर में मौजूद थी। अम्मा, मेरा खाना किधर है? शामिर ने आवाज लगाई तो ईमान एकदम से खड़ी हुई और बाहर आई। इसने शामिर का खाना संभाल कर रखा हुआ था। इसने खाना शामिर के आगे रखा। शामिर ने चुपचाप खाना खाया और फिर से बाहर निकल गया। ईमान ने भी अपना खाना खाया और दोपहर की नींद सो गई।
शामिर हसब मामूल अपने दोस्तों के साथ अपने खास डेरे पर बैठा हुआ था। उसके दोस्तों का मकसद अब सिर्फ ईमान को डिस्कस करना था। हकीकत में इसके सारे दोस्तों को ईमान में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वो बहाने बहाने से ईमान के बारे में पूछते थे शामिर से। उन सब ने सुन रखा था कि खून बहा में आने वाली लड़की बहुत हुसैन है। वो सब इसे देखना चाहते थे, लेकिन शामिर की गैरत की वजह से चुप थे। शामिर के घर के सामने से कोई भी लड़का गुजर नहीं सकता था। वो इस कदर सख्त था, अगर कोई भूले भटके से इसके घर के सामने आकर खड़ा हो जाए तो शामिर बना कोई लिहाज किए मार मार कर उसकी दुर्गत बना देता था। यार, सुना है तेरी बीवी शहर में भी रहती थी, हामिद ने मौजू छेड़ा। हाँ, मोबाइल पर गेम खेलते हुए शामिर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर तो ज़रूर तेरी बीवी के पास मोबाइल भी होगा, कासिम ने कहा। पता नहीं, मैंने नहीं देखा, इसे आए हुए 2 दिन ही हुए हैं, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। शामिर ने मोबाइल से सर उठाए बगैर ही जवाब दिया। ये जो शहर की लड़कियां होती है ना, उनके पास मोबाइल भी होता है और मोबाइल में उनके बड़े चक्कर भी होते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, अगर कोई रॉन्ग नंबर से कॉल वगैरह आए और बात ना करे तो समझ जाना कि इसका कोई पुराना आशिक भी हो सकता है, हामिद ने कहा। तो शामिर ने इसे गुस्से से घूरा। जुबान संभाल कर बात करो जरा, दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दो। शामिर थोड़ा सख्त हुआ। हम तो तेरे भले के लिए कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं। अगर तुझे हमारी बातें बुरी लगती है तो ठीक है, आइंदा कुछ भी नहीं कहेंगे। हामिद और कासिम दोनों कहकर उठने लगे तो शामिर ने उन्हें रोक लिया। बैठ जाओ, ऐसे ही एक बात की थी, मैंने नाराज होने की जरूरत नहीं है, शामिर ने कहा। तो वो दोनों बैठ गए। शाम को शामिर घर वापस आया तो इसे हामिद और कासिम की बातें याद नहीं थीं, लेकिन फिर कहीं से बाहर मोबाइल के बजने की आवाज आ रही थी। इसने देखा तो एक मोबाइल पड़ा हुआ था कमरे में जहां ईमान रहती थी। ये तुम्हारा मोबाइल है? इसने ईमान से पूछा तो ईमान ने इस बात में सर हिलाया। शामिर ने कॉल अटेंड की। आगे से इसकी कोई सहेली थी। शामिर ने चुपचाप मोबाइल ईमान के हवाले कर दिया। ईमान अपनी सहेली से बातें करने लगी। अगले रोज फिर ईमान का मोबाइल बजा और बजता ही रहा। शामिर ने कॉल अटेंड की मगर आगे से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। शामिर हेलो हेलो करता रह गया, लेकिन आगे से हुनूज खामोशी थी। नंबर भी सेव नहीं था, कोई उन्नून नंबर था। फिर शामिर को अपने दोस्तों की बातें याद आई। कौन है जो बार बार फोन कर रहा है और मैं उठा रहा हूं तो बात नहीं कर रहा है? शामिर ने गुस्से से ईमान से पूछा तो वो डर गई। मुझे नहीं पता, जरूर कोई रॉन्ग नंबर होगा, ईमान ने लरसती हुई आवाज में जवाब दिया। रॉन्ग नंबर की बच्ची, जरूर तेरा कोई आशिक होगा, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि ये सब बर्दाश्त कर सकूं। शामिर ने इसका फोन जोर से दीवार पर मार, जो कि टुकड़े टुकड़े हो चुका था। अब